हेलो, आरबीसी 12 बायोलॉजी की अध्याय 10 में आज हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थल, मतलब प्रकाश संश्लेषण पादप में कहाँ होता है। तो ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण पादप के हरे भाग में होता है, यानी जिस भाग का रंग हरा होगा वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा। और अपन जानते हैं मुख्यतः जो पर्ण है ये हरे रंग की होती है। इसी कारण पादप में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान पर्ण यानी पत्ती होती है। अच्छा, पर्ण में ध्यान रखिए, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में होता है। क्यों? क्योंकि इन कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। तो इसका मतलब हरित लवक वह कोशिकांग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। हम हरित लवक की अगर संरचना देखें तो ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, जिसमें दो झिल्लियाँ हैं, ये बाह्य झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक खाली स्थान भी है, जिसे ध्यान रखना परिकला अवकाश या परिलवक के अवकाश भी कहते हैं। अगर अपन हरित लवक के अंदर झांकें तो यह एक गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है, और ये गाढ़ा पदार्थ होता है स्ट्रोमा, जिसे पीठिका भी कहते हैं। और ध्यान रखिए, इस स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा के अंदर होती है। इस स्ट्रोमा के अंदर आपको डीएनए दिखाई देगा, इसमें आपको आरएनए भी दिखाई देगा, इसमें आपको लिपिड की बूंदें दिखाई देगी, स्टार्च की कणिकाएं दिखाई देगी और 70 प्रकार के राइबोसोम दिखाई देंगे। इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर आपको ये विशेष जो डिजाइन दिखाई दे रही है, ये ग्रेनम तंत्र होता है। इस ग्रेनम तंत्र में ये जो आपको थैलियों के समान समूह दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेनम। और ये ग्रेनम आपस में देखो विशेष पटलिकाओं द्वारा जुड़े हुए, इन्हें कहते हैं स्ट्रोमा पटलिका। यानी ये तो जो आपको दिख रही है स्ट्रोमा पटलिका है, और ये कहलाते हैं ग्रेनम। और इस ग्रेनम तंत्र के अंदर ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेनम तंत्र में और अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में। अगर इस ग्रेनम को थोड़ा और देखें अपन, जैसे ये ग्रेनम बनाया तो आप देख रहे हैं ग्रेनम छोटे छोटे थैलियों का समूह है। इन छोटे छोटे थैलियों को थैलिकॉइड कहते हैं, यानी बहुत सारे थैलिकॉइड एक के ऊपर एक जुड़ते हैं, तब जाकर ग्रेनम बनता है। अब अगर हम एक थैलिकॉइड को खोल कर देखें तो इसके अंदर आपको गोलाकार संरचनाएं दिखाई देगी। ये गोलाकार संरचनाएं क्वांटासोम होगी, यानी थैलिकॉइड क्वांटासोम का बना है। और अगर अपन क्वांटासोम के अंदर देखें तो इसमें लगभग 230 अणु पर्णरहित यानी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और ये क्लोरोफिल भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए के 160 अणु और क्लोरोफिल बी के 70 अणु। अच्छा, क्वांटासोम में पर्णरहित के अलावा कार्टिनॉइड के 48 अणु होते हैं, पिनॉन के 46 अणु होते हैं और फॉस्फोलिपिड भी पाया जाता है। यानी क्वांटासोम पर्णरहित, कार्टिनॉइड, पिनॉन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। और इसमें पर्णरहित की वह वर्णक है, वह संरचना है जो प्रकाश का अवशोषण करती है। अब अपन आगे पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक, यानी प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले वर्णक। तो इसमें मेन 3 वर्णक काम आते हैं। पहला पर्णरहित यानी क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीनॉइड और दूसरा फाइकोवैलेंस। अगर अपन पर्णरहित या क्लोरोफिल की बात करें तो ये जो क्लोरोफिल है ये 7 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडी। इसमें से ध्यान रखिए, क्लोरोफिल ए सार्वत्रिक होता है, यानी सभी हरे पादपों में पाया जाता है। और सबसे अधिक विलायकता क्लोरोफिल बी की होती है। इसमें से ये जो बैक्टीरियो विरिडी और बैक्टीरियो क्लोरोफिल है ये जीवाणु मिलते हैं, जबकि जो क्लोरोफिल सी, डी, ई वगैरह है ये शैवालों में पाए जाते हैं। अगर हम क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र देखें तो इसका अणुसूत्र होता है C55, H72, O5, N4 और Mg, और ये नीले हरे रंग का होता है। और क्लोरोफिल बी की अगर हम अणुसूत्र की बात करें तो C55, S70, O6, N4, Mg ये हल्के पीले रंग का होता है। तो इस डायग्राम में आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का संरचना सूत्र दिखाई दे रहा है। अगर अपन देखें
तो चाहे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हो, उसकी संरचना 99% सेम है। इसमें ये जो ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं पोरफायरिन वलय, और ये जो नीचे आपको हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये फाइटोल पूंछ होती है। यानी फाइटोल पूंछ है वो पोरफायरिन वलय से, अगर आप देख रहे हैं, एस्टर बंध द्वारा जुड़ी हुई होती है। अब अगर बात करें हम इस पोरफायरिन वलय की, तो इसमें 4 पायरोल वलय होती है। ये पायरोल वलय फर्स्ट, ये पायरोल वलय सेकंड, ये पायरोल वलय थर्ड और ये पायरोल वलय फोर्थ। जो पायरोल वलय फोर्थ है वो आगे जाकर के फाइटोल श्रृंखला जुड़ी होती है। तो क्लोरोफिल ए और बी की संरचना सेम है, दोनों के अंदर वही पोरफायरिन वलय और फाइटोल श्रृंखला होती है। तो अंतर क्या होता है इसकी, अगर अपन बात करें पायरोल वलय सेकंड की, तो क्लोरोफिल ए में पायरोल वलय सेकंड पर आप देख रहे हैं मैथिल समूह जुड़ा हुआ होता है, और क्लोरोफिल बी में यहाँ पर एल्डिहाइड समूह होता है। बस ये एक अंतर होता है कि दोनों की पायरोल वलय सेकंड पर क्रियात्मक समूह अलग अलग है, इसमें मैथिल और इसमें एल्डिहाइड। बाकी इन दोनों की संरचना 99% सेम होती है। अब देखिए दूसरा वर्ण है कि कैरोटीनॉइड। ये भी 2 प्रकार का होता है, पहला है कैरोटीन और दूसरा होता है जेंथोपिल। जेंथोपिल को पर्णपीत भी कहते हैं। जो कैरोटीन है इसका मूलानुपाती सूत्र होता है C14 और H56, क्योंकि ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन का ही बना होता है। अगर अपन कुछ कैरोटीन के उदाहरण देखें तो लाइकोपीन है, अल्फा कैरोटीन है और बीटा कैरोटीन है, और ये कैरोटीन मुख्यतः लाल रंग के वर्णक होते हैं। अब अगर जेंथोपिल या पर्णपीत की बात करें तो इसका मूलानुपाती सूत्र होता है C40 H56O2, यानी जेंथोपिल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। अगर इसके उदाहरण देखें तो ल्यूटीन है, जियोजेंथीन है, क्रिप्टोजेंथीन है, नियोजेंथीन है, और ये जो जेंथोपिल है वो मुख्यतः पीले या भूरे रंग का होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर नोट करें तो बीटा कैरोटीन जो कि कैरोटीन का उदाहरण है, और ल्यूटीन जो कि अपन देखते हैं जेंथोपिल का उदाहरण है, ये सभी हरे पादपों में पाए जाते हैं। जो कैरोटीन है वो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं अगर अपन यहाँ देखें तो, और जेंथोपिल ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। अब अपन तीसरा वर्ण कहते हैं फाइकोबैलेंस। ये केवल नीले, हरे और लाल रंग के शैवालों में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोएरिथ्रिन लाल रंग के होते हैं जबकि फाइकोसाइनिन नीले रंग के होते हैं। फाइकोएरिथ्रिन लाल रंग के शैवाल यानी रोडोफाइसी कुल के शैवालों में पाए जाते हैं, जबकि फाइकोसाइनिन नीले हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश की प्रकृति। तो ध्यान रखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों तरंग ऊर्जा होती है वो इसके तरंग दैर्ध्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जिन तरंगों का लैम्डा जितना छोटा होगा उसमें तरंग ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होती है। अब अगर हम प्रकाश स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें 3 वर्णक्रम मिलते हैं अपन को। एक तो दृश्यमान वर्णक्रम, एक पराबैंगनी वर्णक्रम यानी अल्ट्रावायलेट वर्णक्रम, और तीसरा होता है अवरक्त वर्णक्रम यानी इंफ्रारेड वर्णक्रम। जो दृश्यमान वर्णक्रम है इसका लैम्डा होता है 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, यानी वह प्रकाश, सूर्य का वह प्रकाश जिसका लैम्डा 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होगा वह दृश्यमान प्रकाश में आएगा। और इसमें अपन जानते हैं 7 रंग होते हैं। सबसे पहले बैंगनी जिसका लैम्डा होता है 390 से लेकर 430, उसके बाद नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, और लास्ट में होता है लाल जिसका लैम्डा होता है 660 से लेकर 780 नैनोमीटर। अब अगर अपन बात करें पराबैंगनी तो इसमें वह प्रकाश आएगा जिसका लैम्डा 390 नैनोमीटर से भी कम है, क्योंकि 390 पर बैंगनी रंग शुरू हो जाता है जो दृश्यमान प्रकाश में आता है। इसका नाम रखा पराबैंगनी यानी बैंगनी से भी पहले। और अवरक्त जो वर्णक्रम है ये वह होता है जिसका लैम्डा 780 नैनोमीटर से अधिक होता है, यानी ये लाल रंग का अंतिम लैम्डा कितना है 780, इसके जस्ट बाद में आता है। इसका नाम रखा
रक्त वर्णकर। अब ध्यान रखिए सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण है वो नीले व लाल रंग के वर्णकर में होगा। क्यों? क्योंकि इस नीले और लाल रंग का जो अवशोषण है वो वर्णकों द्वारा सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में वर्णक काम आते हैं, वो नीले और लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण सबसे ज्यादा करते हैं। इसी कारण नीले और लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की दर शून्य किस रंग में होती है? तो ध्यान रखिए हरे रंग में। क्यों? क्योंकि इसका अवशोषण वर्णकों द्वारा सबसे कम किया जाता है। तो इससे मालूम चल गया कि प्रकाश संश्लेषण है ये केवल दृश्यमान वर्णक्रम में ही होता है, क्योंकि दृश्यमान वर्णक्रम वाले तरंगदैर्ध्य का अवशोषण ही प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले वर्णक करते हैं। पराबैंगनी और अवरक्त प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण में कोई योगदान नहीं होता है। अच्छा, फोटोन क्या, ये ध्यान रखिए, प्रकाश किरणों में उपस्थित उच्च ऊर्जा वाले कण, जो प्रकाश की किरणें आ रही है इनमें जो उच्च ऊर्जा वाले कण हैं उन कणों को फोटोन कहते हैं। और क्वांटम क्या है? इन फोटोन में निहित ऊर्जा की मात्रा, जो फोटोन आ रहे हैं उसमें कितनी इकाई ऊर्जा निहित है वो क्वांटम कहलाती है। अब ये क्वांटम आवश्यकता क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 के एक अणु के अपचयन हेतु आवश्यक फोटोन की संख्या, यानी CO2 का एक अणु है, इसका अपचयन करवाना है प्रकाश संश्लेषण में, तो कितने फोटोन चाहिए? वो क्वांटम आवश्यकता कहलाती है, और ये होती है 8, यानी 8 फोटोन मिलने पर CO2 के एक अणु का अपचयन होता है। तो क्वांटम उत्पादन क्या है? तो प्रत्येक फोटोन के अवशोषण पर मुक्त होने वाले O2 की संख्या, यानी जब एक फोटोन ऊर्जा का अवशोषण हुआ तो प्रकाश संश्लेषण में कितने अणु मुक्त होते हैं, वो तो कहलाता है क्वांटम उत्पादन। और CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए कितने फोटोन की आवश्यकता होती है, ये कहलाती है क्वांटम आवश्यकता। धन्यवाद।